अब चेक करने के अलावा कुछ भी नहीं है। शुभ भाई की जय हो। नहीं एक्चुअली वो खालिस्तानी है, कोई बात नहीं, दंगे हो जाएंगे वरना कमेंट्स में। तो भाई मेरा नाम है विनय श्रीवास्तव और आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ डेवलपमेंट सोशल का, इकोनॉमिक्स का और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्टार्टिंग के दोनों चैप्टर्स। तो मेरे पास कौन सी बुक है? मेरे पास है बदकिस्मती से कैंडिडेट की, एनसीईआरटी है नहीं मेरे पास। होती तो शायद ज़्यादा टाइम लग जाता, लेकिन ये दोनों इतने इजी चैप्टर्स है कि इनको किसी भी टेक्स्ट बुक से कर लो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो आज मैं पढ़ने और पढ़ाने जा रहा हूँ पावर शेयरिंग, वो तो हो गया कल ही, डेवलपमेंट और सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स के शुरू के 2 चैप्टर। और मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे मज़ा आता है। छत पे बैठ के जो पढ़ने में मज़ा है ना, उससे बेहतर कुछ नहीं है। और वैसे भी अभी टाइम ही कितना बचा है भाई। मैं तो बस ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं 10 घंटे तक ग्राइंड करूँ, क्योंकि उससे बेहतर तो कोई चीज़ है नहीं। ठीक है, अब इसकी नेक स्क्रीन लॉक कर दूँ मैं। अब इससे क्या होगा, रिकॉर्ड तो होती रहेगी जो भी चल रही है बातचीत। चलो भैया 1 मिनट जरा मैं पानी पी लूँ। हाँ भाई चलो भाई, राम राम भाई सारे ने। अब मैं अंकित बहनपुरिया की कॉपी कर रहे हो या डिगराज सर की, वो भी खैर डिपेंड ही करता है, पर कोई बात नहीं। रोम रोम भाइयों। हाँ तो भाई डेवलपमेंट चालू करते हैं। चलो जी देखो मैं क्या करता हूँ। डेवलपमेंट हैज मेनी एस्पेक्ट्स। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस। हाँ ठीक है भाई, सीधे उस पर आते टॉपिक पे। Development is a comprehensive term which includes improvement in human welfare, quality of life, social, political and economic well-being. सारा जितना भी दे रखा है इसमें कचरा उसको भूल जाओ, अभी मेन चीज पे काम करते हैं कि व्हाट इज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन एनीथिंग। डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच इंक्लूड्स इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन वेलफेयर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वेलबींग। यानी बेसिकली डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि तुम किसी भी चीज़ में ग्रोथ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि हमारा देश इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है, तो डेवलप होने का मतलब क्या, वो इकोनॉमिकली ग्रो हो रहा है। ठीक उसी तरह से जिस भी फील्ड में किसी भी तरह की ग्रोथ देखा जाए उसे कहते हैं डेवलपमेंट। तो अगर तुम्हें इसका डिफाइन लिखना हुआ, सो व्हाट इज डेवलपमेंट, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली आएगा नहीं बोर्ड्स में, क्योंकि इतना आसान सा क्वेश्चन तो ये देने की नहीं है, लेकिन तब भी अगर आ जाएगा तो मैं बोल दे रहा हूँ कि डेवलपमेंट इज द टर्म यूज टू डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म यूज टू डिक्टेट एनी काइंड ऑफ प्रोग्रेस इन एनी फील्ड। ऑब्वियसली डिक्लाइनिंग तो नहीं होगी वो, मतलब होगी तो राइजिंग ही, डिक्लाइनिंग वाली उस पर तुम डेवलपमेंट बोल कैसे दोगे? किसी और देश के लिए डेवलपमेंट होगी ना वो तो। चलो भैया पहला पेज खत्म। अब इसमें आता है ये एक चीज के A rich farmer of Punjab wants cheap labor whereas a landless worker wants higher wages. पंजाब में, ओए पापा जी, हाँ तो पंजाब में एक रिच फार्मर है, रहते ही है, तो उसको चाहिए कि उसका जो मजदूर है वो सस्ते मिल जाए, लेबर सस्ती मिल जाए। जबकि एक लैंडलेस वर्कर यानी कि जिसके पास जमीन नहीं है, ऐसा मजदूर वो चाहिए, उसे चाहिए कि उसको ज़्यादा पैसे मिले। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे, अगर रिच फार्मर को सस्ती लेबर चाहिए तो एक लैंडलेस वर्कर को ज़्यादा पैसे चाहिए। तो डेवलपमेंट हर किसी के लिए एक समान नहीं होता है, इससे ये चीज़ पता चलती है। अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं। अब डेवलपमेंटल गोल्स क्या होते हैं? बेसिकली तुम किसी भी ग्रोथ से रिलेटेड अगर कोई भी गोल सेट करते हो, कोई भी टारगेट सेट करते हो, उसे डेवलपमेंट गोल कहते हैं। ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने कह दिया तब भी। What may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the other. अब यहाँ पे अगर तुम देखो, जो रिच फार्मर है पंजाब वाला वो था एग्जाम्पल, तो उसमें वो जो रिच फार्मर है उसको चाहिए कि उसको सस्ती लेबर मिल जाए, और जो लेबर है उसको चाहिए कि उसको ज़्यादा पैसे मिले। तो क्या दोनों की कंडीशंस मीट हो रही है आपस में? नहीं। रिच फार्मर की भी अलग ही ईगो है, लेबर की भी अलग ही ईगो है, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम इसको पढ़े बैठ के, पता नहीं क्यों ही दे रखा है।
तो इट मे बी इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। ये चीज हम देखेंगे बाद में, चिंता मत करो इसकी। चलो इसमें भी दे ही रखा है वैसे तो। इट इज क्लियर दैट अ डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मान लो कि एक इंडस्ट्री है, ठीक है, लल्लू पंजू इंडस्ट्री, और वो चाह रही है कि वो एक शहर में डैम बनाए, शहर में नहीं एक्चुअली गांव में। तो वो चाहती है कि एक नहर के पास जो गांव है वहां पे एक डैम बनाए जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी मिले और वो बाकी के अपने फैक्ट्रीज की तरफ एनर्जी ढंग से पहुंचा सके। बेसिकली अगर तुम डैम्स को अगर बिल्ड कर भी दोगे तो बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। देखो, एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, हाइडल प्रोजेक्ट, वो बात तो समझ ही गए तुम। और क्या कहते हैं, तुम्हारा जो चैनलिंग होगी वाटर की वो फिर फार्मर्स के हिसाब से होगी, तो तुम उसमें इरिगेशन भी जोड़ सकते हो। ओके, दो फायदे तो तुम्हारे यही हो गए। अब बात ये उठती कि यहाँ पे नुकसान क्या है। द पावर विल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री फॉर श्योर इंडीड, बट पीपल हु हैव लॉस्ट देयर हैबिटेट एंड इकोनॉमिक मींस ऑफ लिवलीहुड आर डेमोन्स्ट्रेटिंग। यानी कि जिस, मान लो कि एक नहर है, ठीक है, तो उस नहर पे अगर हम डैम लगा भी रहे हैं तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं उस नहर के पास, क्योंकि उनका मोस्ट प्रॉब्ली रोजगार तो वहीं से ही होगा, मछली का ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली वैसे तो मछली खाते होंगे या बेचते होंगे, तो वो चीज जो है वो उसके लिए रुकावट बन जाएगी और उनको जबरदस्ती वहां से अपना घर शिफ्ट करना पड़ेगा। या तो इंडस्ट्रीज ऐसा कर सकती कि उनको या तो मुआवजा दे दे या फिर एक ऐसी जगह शिफ्ट करवा दे जहाँ पे इनको कुछ खास ज्यादा फर्क ना पड़े। लेकिन क्योंकि ये दुनिया कमीनी है तो इसमें लगता नहीं कि कुछ ऐसा होगा। इंडस्ट्री तो तुम्हें पता ही है, कितनी सारी पिक्चरों में देख चुके हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने दोनों बता दिए, डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। यहाँ पे अब कैसे हुआ, अगर तुम डैम बना रहे हो तो वहां पे जो भी लोग रह रहे हैं उनके लिए वो डिस्ट्रक्टिव हो, क्योंकि उनका रोजगार, उनका जो घर है वो बर्बाद हो जाएगा वहां पे। बात खत्म। अब आते तुम्हारे इनकम एंड अदर गोल्स। अब इनकम क्या होती है ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है वैसे। इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। You might have noticed in the given table। इनकम तो बेसिकली वही होगा कि तुम आमदनी कैसे चला रहे हो। अगर इनकम का डेफिनेशन मोस्ट प्रॉब्ली आएगा नहीं, लेकिन अगर तुमसे पूछ भी लिया, क्या ही लिख के आओगे तुम, व्हाट इज इनकम। इनकम इज द नेसेसरी कैपिटल और फाइनेंशियल एड तो खैर मदद होगी। इनकम इज द कैपिटल विच इज बीइंग गिवन टू अस बाय डूइंग सम लेबर और हार्ड वर्क। इतना लल्लू पंजू सा तो खैर लिख के आने की नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस लेक्चर में गाली ना दूं बिल्कुल भी। तेरी तो अब इनकम एंड द अदर गोल्स। Besides seeking more income one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, education, security, respect of other, job, peace, pollution-free environment, etc. All these are important goals. In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption, because material goods are not at all that you need to live. आए, चलो मैं बता दूं इसमें लिखा क्या है। कि अगर तुम मान लो एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे तुमको अंधाधुन पैसा मिल रहा, भैया अंधाधुन। मान लो कि तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगे हो इस्लामाबाद में। नो ऑफेंस टू इस्लाम, बट क्योंकि वो लोग टेररिज्म में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, तो जिस जगह पे टेररिज्म बहुत ज्यादा है तुम वहां पे रहोगे कैसे। वहां पे सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, फ्रीडम नहीं है, एजुकेशन की तो दूर की रहने दो, वहां पे पता नहीं क्या ही पढ़ाते होंगे, मेरे को नहीं पता। रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स भूल जाओ, क्योंकि तुम वहां पे एलियनेटेड फील करोगे। जॉब तो खैर है, वो तो ठीक है, जॉब का तुम क्या ही अचार डाल दोगे उसका। पीस है नहीं, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है नहीं, बंदूकें चलनी है, पोल्यूशन होगा तब भी। इक्वल ट्रीटमेंट भूल जाओ, मैं पहले कह रहा था एलियनेटेड फील होगा वहां पे, तो रहने दो फिर। तो हर बारी जब भी हम कहीं इनकम की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट की बात करते हैं इन जनरल, तो जरूरी नहीं है कि उसमें हम खाली इनकम को ही गिने। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे फ्रीडम, सिक्योरिटी, जॉब, पीस, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना, इनको तुम पैसे से खरीद नहीं सकते बिल्कुल भी। हालांकि जहां तक अगर सोसाइटी की बात मानी जाए, तो अगर तुम्हारे पास एक आईफोन और एक रॉयल एनफील्ड है तो तुम ऑटोमेटिकली उस जगह के सबसे बड़े ताऊ बन जाओगे। ताऊ क्यों बोल रहा हूं मैं,
मतलब बेसिकली तुम वहाँ पे चौड़ में घूमोगे एक तरह से, भले ही तुमने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ो या फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम कौन सी नौकरी कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक बारी आईफोन या बुलेट आ गई तो सोच के देख लो कि लोग तो भैया चर्चे होंगे तुम्हारे हर जगह पे, ये भाई के पास इतना पैसा कैसा आ गया। यार मेरा तो काम था सच्चाई बताने का, बाकी तुम्हारे ऊपर है। और इन ऑल अगर मैं बोलूँ तो मटेरियल चीजें जो है उसका ये मतलब नहीं रहता कि तुम उसी से ही अपना गुजारा चलाओगे। अब देखो तुम अगर 10th में हो तो तुम इतने समझदार हो ही, तुम्हारा भी पहले मन करता था PS4 लेने का, ठीक है, सीधी सीधी बात सच बताना, ठीक है, लेट्स बी रियल, तुम्हारा भी मन करता था पहले PS4 लेने का। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हो गए तुम्हें पता चल गई कि उसकी अहमियत कितनी है हमारी जिंदगी में, ना के बराबर। ये चीज मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अगर तुमने कोई भी मान लो 55 में एक वीडियो गेम खरीद लिया, वो आता ना 9999 in 1, तो बताओगी, अच्छे से पता होगी, तो उसमें जो है तुम एक दो बारी मतलब 1-2 महीने खेल लोगे आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हो सकता है तुमने वो छुट्टियों के महीनों में ली होगी तो तुम तभी के तभी ले लोगे, उसके बाद क्या करोगे, वो वहीं अलमारी में सड़ रही होगी, देखा। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हर बारी तुम्हारा गुजारा नहीं चल सकता है, ना ही उनको पोजेस करने से तुम कहीं भी किसी भी तरह से पीस या फिर क्या कहते हैं सिक्योर फील करोगे। तो मेरा तो बस काम था बताने का। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ आल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव। हाँ चलो मानते हैं एक तरह से कि पैसा और जो मटेरियल चीज़ है उनसे एक्चुअली हमारा घर चल सकता है, लेकिन वो एक फैक्टर है, ठीक है, वो एक फैक्टर है जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसी फैक्टर के बलबूते पे थोड़ी ना अपनी ज़िंदगी चलेगी पूरी तरह से। और भी कई चीज़ें, क्वालिटी ऑफ लाइफ जितनी हम बात करते रहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ ये वो, 18 साल में वो बनना है मिलियनेयर, तो मैं पता नहीं क्या ही करना है, अबे पढ़ लो। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हसल मत करो, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा रियलिस्टिक तो बनो उस चीज़ को लेके। खैर वो तो अलग टॉपिक है, उसके बारे में थोड़ी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी तुम इतना समझो कि मनी और मटेरियल चीज़ें जो हैं वो बस खाली एक फैक्टर है ज़िंदगी जीने का, और तुम उसके ऊपर से पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकते, ना ही तुम्हारी क्वालिटी इंप्रूव होगी कहीं से कहीं भी। तो ऐसे में हम क्या करें, तुमको नॉन मटेरियल चीज़ें जैसे कि मैंने पहले बताई थी, फ्रीडम, सिक्योरिटी, एजुकेशन, जॉब, पीस, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट और इक्वल ट्रीटमेंट, पता नहीं कितने हो गए, ये तो मैंने बुक से भी नहीं देखे, अपने आप ही याद हो गए। लेकिन बेसिकली ये जो भी चीज़ है, तुम समाज में ओहदा देखो, इज्जत देखो और साफ सफाई देखो, वहाँ पे कैसा ट्रीट किया जा रहा है तुमको, वो सारी चीज़ें मैटर करते हैं। और तुम उनको, क्या तुम पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकते हो पैसे से? नहीं खरीद सकते। खरीदना होता भी तो तुम अपने कमरे के आसपास एयर प्योरीफायर लगा के ये मत कह देना कि हाँ भैया हमने तो कर लिया, क्या वो कर लोगे, ना भैया इससे कुछ नहीं हो रहा। एयर प्योरीफायर भी किसी तरह का एमिशन छोड़ते ही होंगे, मेरे को नहीं पता, लेकिन कुछ तो करते हैं, ठीक है। तो हर बारी तुम इसी चीज़ के बलबूते बैठे रहो कि पैसे से सब कुछ होगा, तो भाई ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एमिनेम की बात अगर तुम सुनने चले गए, मनी डज नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी बाइज क्रेजी एस हैप्पीनेस, तो भाई तुमसे बड़ा गधा तो मैं कह नहीं सकता कि कोई होगा, लेकिन कोई बात नहीं, कह दिया तो बुरा मत मानना, लेकिन सच्चाई है, माननी पड़ेगी। तो इससे तो हमें ये पता चलता है कि इनकम अकेली चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम डेवलपमेंट को अटेन कर सकें। और तुम्हारे पास इनकम ज़्यादा आ गई, तुम्हारे पास डेवलपमेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो नहीं, ज़रूरी नहीं है। डेवलपमेंट के लिए लोग अलग अलग मिक्स्ड गोल्स की तरफ देखते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं एक ऑन ए ब्रॉडर एस्पेक्ट, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखेंगे हम, जो कि है नेशनल डेवलपमेंट। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो अलग अलग गोल्स चाहते हैं। इनकम अकेला गोल नहीं है उनका, उनको कईयों को पीस चाहिए होता है, कईयों को फ्रीडम चाहिए होता है। तुमने कभी सोच के देखा है, इतने सारे प्राइवेट कंपनीज लाखों करोड़ में पैकेजेस दे रही हैं, लेकिन तब भी लोगों को सरकारी जॉब ही क्यों चाहिए? क्योंकि वहां पे इनकम उनका अटमोस्ट इंपॉर्टेंस नहीं होती है, वहां पे उनको चाहिए होता है पीस, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट तो खैर छोड़ो, रिस्पेक्ट, पावर, जितना हो सके उतना मिले। यूपीएससी क्रैक करो, रीस्टार्ट। हाँ तो भैया नेशनल डेवलपमेंट में आते हैं भी, तो नेशनल डेवलपमेंट में तो अलग ही कहानी चलती है पूरी, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, तो वो उनके नीड्स के हिसाब से वहाँ पे उनको डिफरेंशिएट किया जा रहा है। लेकिन अगर तुम थोड़ा और जूम आउट करके देखोगे तो वहाँ पे तुमको पता चले, अरे ये तो बड़ा सुंदर सा देश है इंडिया, इसके बारे में क्या करना है। तो इसमें भी इनका बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से डेवलपमेंट है। चलो भाई एग्जाम्पल से समझते हैं।
एक फार्मर चाहता है कि इंडिया अलग तरीके से डेवलप हो, जबकि एक ट्रेडर अपनी मर्जी से चाहता है और एक टीचर अपनी मर्जी से चाहता है। तो बेसिकली हर एक का ओपिनियन डेवलपमेंट के तौर पे, नेशनल डेवलपमेंट के तौर पे अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर फार्मर चाहता है कि इंडिया डेवलप हो, तो फिर उसके हिसाब से क्या होना चाहिए डेवलपमेंट? क्या हो जाएगा कि लोन जो है, क्रेडिट जो है, वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले, मोस्ट प्रॉब्ली यही चाहेगा वो। या फिर ये चाहेगा कि प्राइवेटाइजेशन खत्म हो जाए उनके गुड्स पे, जो एग्रीकल्चर उस पे प्राइवेटाइजेशन खत्म हो जाए। क्योंकि किसान आंदोलन भाई भूलने वाली चीज नहीं है बिल्कुल भी है, ये तो पता प्रोपेगेंडा है भाई, सीधे सीधे बता रहा हूं मैं। किसान आंदोलन वॉज द एक्चुअल रियल थिंग विच हैपेंड इन आवर कंट्री सिंस वेरी फ्यू टाइम। इंग्लिश की ऐसी तैसी। लेकिन अगर तुम इसको जरा सोच के देखो तो किसान आंदोलन हुआ भाई, उनका अलग प्रोटेस्ट था। वो चाहते थे कि इंडिया अलग तरीके से डेवलप हो और हमको शांति से रहने दे। मुद्दे से भटक रहे हैं वैसे, लेकिन कहने का मतलब ऑल इन ऑल टू कंक्लूड दिस एक्चुअली तो यही है कि हर एक का जो ओपिनियन है वो इंडिया के या फिर नेशनल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। बात समझ गए? अब आते तुम्हारे इस पे कि नेशनल डेवलपमेंट होती क्या है। अगर हम इसके ऊपर अलग अलग चर्चे कर रहे हैं, अलग अलग ओपिनियंस बना रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है? चलो पढ़ते हैं। नेशनल डेवलपमेंट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री और कंट्रीज टू इंप्रूव द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब नेशनल डेवलपमेंट जो है वो एक देश की ऐसी एबिलिटी है जिससे कि वो अपने देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तरीके से उनकी बढ़ोतरी, ग्रोथ, डेवलपमेंट करवा सके। सिंपल। अगर तुम्हें इसको डिफाइन में लिखना होगा तो फिर आएगा नेशनल डेवलपमेंट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री डेवलपमेंट नेशनल डेवलपमेंट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री विच इज इंक्लूडिंग, अभी क्या है, which improves national development is the ability of a country to improve the social, economic and political welfare of the people। समझ गए तुम? मतलब मान लो कि नेशनल डेवलपमेंट तुम किस मायने से मानोगे। देखो जीडीपी बढ़ रही है सालों साल, ठीक है, जीडीपी बढ़ रही है, टर्शरी सेक्टर बढ़ रहा है, तुम्हें पता ही है। आगे जो चैप्टर पढ़ने वाला हूँ उसका ज्ञान चेप रहा हूँ, लेकिन ये कॉमन सेंस है। तुम ये चैप्टर बहुत बार पढ़ चुके होगे यार, वो तुम्हारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाला। ऑब्वियसली तुम्हें टर्शियरी सेक्टर तो पता ही होगा क्या होता है, और तुम्हें ये भी पता होगा कि उसका जीडीपी में शेयर बहुत ज्यादा है। तो अगर तुम उस मायने से देखोगे तो जीडीपी में शेयर अगर उसका ज्यादा है तो इंडिया इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है। क्या हुआ? ये नेशनल डेवलपमेंट। सोशली कैसे डेवलप हो रहा है? इक्वालिटी आ रही है, डेमोक्रेसी, सबके ऊपर डाइवर्सिटी शो कर रही है, तो ये क्या हुई? सोशल डेवलपमेंट। और पॉलिटिक्स तो खैर छोड़ो ही, द्रौपदी मुर्मू जी आई अपनी प्रेसिडेंट। पॉलिटिकल वेलफेयर हुआ, लोगों को क्या कहते हैं, एससीज को, शेड्यूल कास्ट को, नहीं एक्चुअली ट्राइबल सोसाइटी की थी, तो शेड्यूल ट्राइब्स को और वेमेन को, दोनों को एक तरह से एक साथ रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करा गया भाई। हैट्स ऑफ, वाह मोदी जी वाह। चलो भैया ज्यादा मुद्दे पे ना भटकते हुए, पता चले मेरे ऊपर कमेंट्स में चप्पल पड़ रहे हैं। Economic welfare includes better and equal economic opportunities, whereas political welfare includes providing basic rights like right to vote, right to freedom, etc. मैं तो पहले ही कह रहा था। इकोनॉमिक का मतलब हो गया कि उनके पास इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आएंगी। जैसे अगर तुम्हारे पास ट्रेड बैरियर्स है, ग्लोबलाइजेशन का चेप रहा हूँ थोड़ा सा, तो ट्रेड बैरियर्स जो है वो हट जाएंगे, तो तुम्हारी क्या होगी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और पॉलिटिकल में तुम्हारा वो है राइट टू वोट, राइट टू स्पीच, एक्सेट्रा। सोशल में तुम्हारा जाएगा कि बेसिक एम्यूनिटीज, जैसे कि पब्लिक पार्क हो गए, पब्लिक टॉयलेट हो गए, जहाँ सोच वहाँ शौचालय वगैरह वगैरह। हाँ, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली तुम्हारे नेशनल डेवलपमेंट हो गई। आई होप तुमको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब आते तुम्हारा कि हाउ आर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स आर कंपेयर्ड। चलो ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट समझ लिया, डेवलपमेंट समझ लिया, इनकम एंड दी अदर गोल्स भी समझ लिए, लेकिन ये जो देश है ये आपस में डेवलपमेंट को कंपेयर कैसे करते होंगे? इनके बीच में कंपैरिजन किस बेसिस पे होता होगा? अभी सोच के देखा है? WWE वाले कार्ड्स आते थे पहले, तुमको शायद पता हो, तो उसमें
पावर था, स्ट्रेंथ था, स्टेमिना था, ऐसे करके स्टैट्स है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ ऐसी हैं चीज़ें, ऐसे कुछ डाटा है, ऐसी कुछ क्या कहते हैं, है कुछ तो ऑप्शंस हैं, तो उसके बेसिस पे हम जज करते हैं कि एक देश दूसरे देश से कैसे ज़्यादा डेवलप्ड है, कैसे कम डेवलप्ड है। तो पहले जो डेवलपमेंट के मामले में जिसको हम सबसे ज़्यादा कंसिडर करते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, वो है कि नेशनल इनकम को कंपेयर कर दो। अब भैया नेशनल इनकम क्या होता है? सिंपल, पर कैपिटा इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। सिंपल एज दैट भाई। एक कंट्री अपने पूरे सालाना में कितना इनकम जनरेट कर रही है, उसको उसके पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड कर दो। जैसे मान लो इंडिया की पर कैपिटा इनकम क्या होगी, मोटा मोटा मान के चल रहे हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ट्रिलियंस के हिसाब से जीडीपी थी, है ना? तो फिर क्या कहूँ, चल मान लेते हैं, चलो इंडिया है ना। जब देखो, देशद्रोही वाली बात नहीं है यहाँ पे, मैं तुमको एग्जाम्पल ये तो समझाना चाह रहा हूँ, और क्योंकि मेरा दिमाग इस वजह से ज़्यादा चल नहीं रहा है, इस वजह से मान लेते हैं कि एक कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो है 10,000 रुपये, ठीक है? अब मैं यहाँ पे किसी भी कंट्री का नाम ले रहा हूँ, या मैंने मनगढ़ंत बनाया है, ठीक है, झुमरी तलैया, ठीक है, झुमरी तलैया नाम रख देते हैं इसे। तो फिर यहाँ पे झुमरी तलैया जो नेशन है उसका पर कैपिटा इनकम है 10,000 रुपये, और वहाँ पे रह कितने लोग रहे? 5। तो अब 10,000 में से 5 को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 2,000 पर पर्सन, ठीक है? तो वो हो जाएगा तुम्हारा नेशनल इनकम। कि पूरी इनकम को मिला के अगर उसको पूरे पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे, तो थ्योरेटिकली हर एक सिटीजन एक साल में कितना कमा पा रहा है, उसको कहते हैं नेशनल इनकम। ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, लेकिन तब भी बता दिया, पर कोई बात नहीं। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो समझाई देता हूँ, क्या पता फिर गलती हो जाए एक तरह से, कोई बात नहीं। नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल इनकम को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि जो टोटल वैल्यू है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि एक कंट्री में बन रही है, जीडीपी, टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि बाहर से जो भी नेट इनकम आ रही है उसको जोड़ के जो निकल रहा है वो होता है नेशनल इनकम। जब ये नेशनल इनकम को पूरी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है तो इसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम। ओके, मैंने उल्टा बोल दिया शायद, पर कोई बात नहीं। नेशनल इनकम जो है वो तुम्हारा टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि पूरे देश में बन रहा है, प्लस जो बाहर से पैसा आ रहा है एज नेट इनकम, वो होता है तुम्हारा नेशनल इनकम। और पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम होता है नेशनल इनकम के ऊपर नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, यानी कि अगर तुम पूरे नेशनल इनकम के ऊपर उस देश की पॉपुलेशन को डिवाइड करोगे तो तुम्हें बेसिक आइडिया लगेगा कि एक एक सिटीजन आखिर कितना पैसा कमा पा रहा है। ये तुम शायद ही किसी कैलकुलेटर में कर पाओगे, लेकिन खैर उम्मीद तो है ही, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के ऊपर बेस्ड है। मैंने पहले ही बोली थी, जो सबसे बेसिक और सबसे इजीएस्ट तरीका है किसी भी कंट्री को कंपेयर करने का, वो है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे ज़्यादा कॉमन है और इससे एक्चुअली काफ़ी आइडिया लग जाता है कि आखिर एक कंट्री कितना डेवलप कर रही है ओवर द ईयर्स। तो अब इसको नापता कौन है? कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होगी तो सही इसको नापने के लिए। जैसे अगर तुम्हारा मान लो बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं अभी, ठीक है, तो सीबीएसई जो है वो तुम्हारे मार्क्स निकालेगी। परसेंटेज तुम्हें खुद कैलकुलेट करना है, मानता हूं मैं, लेकिन क्योंकि मार्क्स वो निकालेंगे तो फिर वो उनकी जिम्मेदारी हुई कि वो मार्क्स निकालेंगे, कंपैरिजन तुम्हारे हाथ में है। एक्चुअली काफी ज्यादा अजीब एग्जाम्पल हो गए, मैं कुछ और सोच के देखता हूँ। मान लो कि तुम्हारी टीचर है, ठीक है, टीचर है, तो उसमें क्या कहते हैं, तुम्हारे यहाँ पे टेस्ट हुआ, एक टेस्ट हुआ सोशल का, और तुम्हारे यहाँ पे एक तो तुम हो और एक तुम्हारा दोस्त है। तुम्हारे दोस्त का नाम रख देना चलो गट्टू, ठीक है, एक तो तुम हो और एक गट्टू है, और तुम दोनों ने करी जम के पढ़ाई, तुम दोनों ने किया टेस्ट, और फिर वो जो टेस्ट से मार्क्स निकले हो गए मैम के पास। तो अब जब भी
और जो वो टेस्ट का रिजल्ट निकलेगा तो ऑब्वियसली पता चलेगा कि तुम गट्टू से ज़्यादा होशियार हो, बेसिकली तुम ज़्यादा डेवलप्ड हो गट्टू से। तो वो जो टीचर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, वो उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया कि वो कंपैरिजन किस बेसिस पे किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, और फिर उसका जो कंक्लूजन है वो क्या निकलेगा। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे तुम्हारा वो ऑर्गेनाइजेशन कौन है, वो हेड कौन है जो कि सारी कंट्रीज के कंपैरिजन को मैनेज करता है, तो वो है तुम्हारा वर्ल्ड बैंक। नाम तो सुना ही होगा, कई मूवीज में सुना है, न्यूज में सुना है, वर्ल्ड बैंक। पता नहीं इसको पैसे कौन देता है, पर कोई बात नहीं। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो निकालती है हर साल एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिससे कि पता चलती है कि पूरे विश्व में कितने कंट्रीज ने कैसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा है। WDR 2018 निकाला जाता है वर्ल्ड बैंक से। याद रखने लायक चीज तो होगी है वैसे, बाकी तुम्हारे ऊपर है, कर लो या नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि ना ही करो तो ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट से है ये, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। NCERT पढ़ रहा होता तो एक बारी को समझ भी आती, लेकिन अगर तुम ये छोड़ के जा रहे हो ना, जरूरी नहीं है भाई, हो सकता है मेरे से और अच्छे निकल आए, लेकिन मेरा बस मन कर रहा था यहाँ पे पढ़ाने का और पढ़ने का साथ में। ठीक है, तो अब आते तुम्हारे कंट्रीज में। वर्ल्ड बैंक में तुम्हारा क्या स्टैंडर्ड क्या लगा हुआ है इसमें, इन्होंने भी तो कुछ स्टैंडर्ड कर रखा होगा। तो कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,375 पर एनम, जो कि है $12,056। देखो इसमें मेरे मार्क्स कटे तो तुम मत कटवा के आना, ठीक है। ब्रिटिश डॉलर नहीं है, US डॉलर है। वर्ल्ड बैंक US डॉलर में गिनता है भैया, इसमें मेरे मार्क्स कट गए थे अच्छे खासे, तुम इसको याद करके चलना पहले, ठीक है। तो $12,056 में जब एक कंट्री का पर कैपिटा इनकम जाता है, उसको हम कहते हैं रिच कंट्रीज। और एक ऐसी कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम जो है वो $955 से नीचे जा रहा है, उसको कहते हैं लो इनकम कंट्रीज। हमारे इंडिया का अभी चल रहा है $1820, तो जाएगा तुम्हारा लोअर मिडिल इनकम कंट्री में $1820 पर एनम। चलो जी, इंडिया का भी पता चल गया लोअर मिडिल इनकम है, और ये इसका इनकम है तुम्हारा नेशनल इनकम होगा नहीं, पर कैपिटा इनकम है $1820। 1820 तो समझती होगे 1820। तो रिच कंट्रीज जो है उनको हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं इकोनॉमिकली। तो जो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जिन भी कंट्रीज ने $12,056 की पर कैपिटा इनकम को पार कर रखा होगा, फिर वहां पे होंगे, तो वो है रिच कंट्रीज, और उन्हीं को ही डेवलप्ड कंट्रीज बोला जाएगा। यानी कि वर्ल्ड बैंक के नजरिए से तो हम ठहलवे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हमारे पास तो है ही नहीं डेवलपमेंट। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम ये चीज मानते हो अच्छे से कि हर एक टीचर की अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, किसी के लिए कोई फेवरेट होता है, किसी के लिए कोई फेवरेट होता है, और हर एक का जजमेंट का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे बाद में हो सकता है टॉपिक दिया जाए, अभी तो तुम्हें दे रखे ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। हो गया भाई, हो गया, और कुछ तो चाहिए ही नहीं जिंदगी में। हेल्थ, एजुकेशन, और क्या कहते हैं तुम्हारा, एक और चीज थी, फ्रीडम, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, जो कि तो देखो घुमा के नहीं बोल रहा मैं, सीधी से बोल रहा हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट का दे तो रखा होगा इसमें। It is the process of enlarging people's choices as well as raising the level of well-being so that they can lead a purposeful and creative life. यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि एक ऐसी जगह पे डेवलप करना जहाँ पे जो ह्यूमन है उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेटर हो जाए, उसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के तुम क्या क्या गिनोगे? अरे भाई, एक सीधी सी चीज है, ठीक है, पानी पी लूं जरा मैं। भाई बोलते बोलते एक तो पता नहीं टीचर्स लोग कैसे बोल देते हैं यूट्यूब पे, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती है। हाँ भाई, तो एक मिनट, टाइम क्या हो रहा है वैसे? ओसो तेरी भैया, 1:15 बज गए। 2 चैप्टर निपटाना है मैं सोशल के, तो बहुत बेकार स्पीड से चल रही हूँ। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है तुम्हारा बेसिकली ये है कि तुमको एक ऐसी तरह से डेवलप करना है जिससे कि जो एक नेशन का इस तरह से डेवलपमेंट करना है जिससे कि
जो वहाँ के रहने वाले सिटीजन हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाए, उनको पर्पसफुल लाइफ मिले, एटलीस्ट उनको समझ तो आए कि करना क्या है ज़िंदगी में। हमको ही देख लो, क्या तुम्हें पता है तुम्हें बड़े होके क्या बनना है? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता क्या करना है बड़े होके। ऐसे ही बस हाथ पैर मारे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पे कुछ तो लग ही जाएगा। तो इसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि एक कंट्री का इस तरह से डेवलपमेंट करना कि वहाँ पे जो रहने वाले सिटीजन हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाए। ये चीज़ मैं 2-3 बार बता चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम कुछ सेलेक्ट स्टेट्स की बात करें जिनका पर कैपिटा इनकम यहाँ पे दे रखा है, हरियाणा, केरला, बिहार, जो कि हो सकता है कि हर एक बुक में अलग अलग हो। तो बेसिकली अगर तुम यहाँ पे मोटा मोटा हिसाब ला के देखो तो अगर हम इनका वो निकालें, क्या है ये कंपैरेटिव डेटा, थोड़ा सा यहाँ पे IMR निकाला जा रहा है। IMR क्या होता है? इनकम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हर 1000 बच्चे में से कितने बच्चे, नवजात शिशु 1 साल होने से पहले ही मर जाते हैं हर साल, उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हरियाणा में तुम्हारे 33 बच्चे मरते हैं और तुम्हें पता है कि क्यों मरते हैं? पधारो हमारे देश। हरियाणा के ऊपर मीन्स बहुत ज्यादा वायरल है, तो इसमें कोई वैसी बात है नहीं कि तुम इसको समझ नहीं पाओगे। हरियाणा में 33 नवजात शिशु मरते हैं जो कि 1 साल से पहले होने के बाद ही मर जाते हैं। पता है मुझे कैसे मरते हैं, मतलब क्यों मरते हैं, तुम्हें भी पता होना चाहिए। केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 10 है और बिहार में 38। उस बेसिस से अगर देखा जाए तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑब्वियसली, अच्छा ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होगी तो ज़्यादा सही है या फिर कम होगी तो ज़्यादा सही है? भाई अगर तुम बच्चे मारने के शौकीन हो तो इसका मतलब तो तुम्हें ज़्यादा चाहिए होगा, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितनी कम हो उतनी बेहतर है ना। बच्चे और बड़े हो पाएंगे, फिर उनको जीने का मौका मिलेगा, और फिर हो सकता है कि वो हम जैसे ठलुओं की तरह ना कुछ तो उखाड़ ही लेंगे ज़िंदगी में, हो सकता है हमारे देश को रिप्रेजेंट करें। तो बेसिकली बात है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितनी कम उतना अच्छा। उस बेसिस पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे केरला की 10 है, बाकी हरियाणा की 33 है, बिहार की 38 है। ये डाटा बता रहा हूँ मैं, हो सकता है कि अलग बुक में अलग अलग हो। तो इस बेसिस पर अगर देखा जाए तो फिर केरला बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। अब लिटरेसी रेट 2011 की हरियाणा में 82%, केरला में 94 और बिहार में 62। इस हिसाब से देखा जाए तो केरला भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है क्योंकि उसकी लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। अब लिटरेसी रेट क्या होती है? लिटरेसी रेट होती है जब तुम 14 से 15 साल के बीच, नहीं शायद तो नेट अटेंडेंस रेशियो होती है ना एक्चुअली। हाँ, लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शनल लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, यानी कि 7 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मतलब बेसिकली लिटरेट का मतलब ये नहीं है कि तुमको ये आना चाहिए वो आना चाहिए, मतलब बेसिकली तुमको तो पढ़ना और लिखना दोनों आ जाए तो तुम लिटरेट हो। और अगर 7 साल की उम्र से तुम्हारी क्राइटेरिया पूरी हो जाए तो तुम लिटरेसी रेट में जुड़ जाओगे। बेसिकली अगर तुम्हारा जो प्राइमरी एजुकेशन है, अगर तुम उसको या फिर कह सकूँ एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, अगर तुम उसको फुलफिल कर लो तो तुम वो उसे कहेंगे लिटरेसी रेट। ठीक है, तो जितनी पॉपुलेशन ने वहाँ पे लिटरेसी रेट निकाली है, 7 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं, उसको कहते हैं लिटरेसी रेट। तो यहाँ पे केरला भी बहुत ज़्यादा आगे 94% लीड कर रहा है, अच्छा खासा। अब आते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो होता है पर 100%। सेकेंडरी स्टेज है, एलिमेंट्री के बाद सेकेंडरी आती है वैसे तो, पर कोई बात नहीं। तो एलिमेंट्री सेकेंडरी में तुम्हारा जो 14 से 15 साल की उम्र है, यानी कि जो हो सकता है कि तुम अब अगर ये वीडियो देख रहे हो या फिर अगर ये सुन रहे हो तो फिर हो सकता है कि तुम इसी एज में होगे 100%। वैसे तो पूरा साल निकल जाना चाहिए था, हो सकता है तुम्हारा बर्थडे मार्च में आता हो, पर कोई बात नहीं। तो तुम्हारा अगर 14 से 15 साल के अगर वहाँ पे बच्चे हैं और वो लिटरेट हैं तो उसको कहेंगे नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100%। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। अब यहाँ पे हरियाणा पे 61 है, केरला में 83 है, बिहार में 43 है। तो केरला यहाँ भी आ गए, हैंस प्रूव्ड केरला इज गॉड्स ओन कंट्री। वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, बाकियों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी पोजेस करता, तब भी वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है मेरे को नहीं पता। चलो भाई साहब, हमने पूरा तो यहाँ पे कर लिया। अब ये पूरा का पूरा जो है ये तो बाहर में चला जाएगा। अब आता है तुम्हारी ये चीज पे कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। तुम्हारी जेब में जो पैसा है ना, जरूरी नहीं कि उससे हर एक चीज खरीदे जा सके। क्या तुम उससे इज्जत खरीद सकते हो? अगर तुम घूस दो खरीद सकते हो। क्या तुम उससे फ्रीडम खरीद सकते हो?
अगर तुम एक अलग आइलैंड पे जाके रह लो तो हाँ फ्रीडम भी मिल जाएगी। क्या तुम इक्वल ट्रीटमेंट खरीद सकते हो? इक्वल ट्रीटमेंट भाड़ में जाकर, तुम्हारे पास पैसा होगा तो लोग तुम्हें सर पे बिठा के रखेंगे। देखो सच्चाई यही है, मैं कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम किताब के हिसाब से समझोगे तो फिर मनी कैन नॉट बाय नेसेसरी थिंग्स दैट वन मे नीड टू लिव। तो इनकम अपने हिसाब से उसको तुम एज अ क्राइटेरिया नहीं गिन सकते। क्राइटेरिया भैया यही ना आ रहा दिमाग में, तो क्राइटेरिया ना तुम उसको ऐसे गिन नहीं सकते इनकम को किसी भी चीज की डेवलपमेंट के लिए। तो अब है तुम्हारा कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ज्यादा तो हो ही गया वैसे तो। अब कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में तुम्हारा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसको कौन कंडक्ट करवाता है? यूएनडीपी। पढ़ा होगा तुमने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, रियो डी जेनेरो, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो करवाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें क्या होता है तुम्हारा, इसमें दिया जाता है अलग अलग तरीके के क्राइटेरिया जिससे कि बेसिक ह्यूमन कैपेबिलिटीज जो है वो हो सकता है वो हो जाए कंपेयर। पहला तुम्हारा लॉन्गेविटी, ये तुम्हारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, तुम कितने सालों तक जिंदा रह सकते हो अगर तुम पैदा हुए हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा इंडिया का दे रखा 65 साल, और 65 साल कब का दे रखा है वैसे? 2018। तो 65 साल में तुम्हारा दे रखा है यहाँ पे 2018 का, जबकि जापान का ज्यादा है, वो है 70 से भी ऊपर। देख रहे हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन अटेनमेंट, लॉन्गेविटी कि तुम कितने साल तक जिंदा रहोगे। जिंदा रहने का फायदा क्या, जो तुम पढ़ते ही नहीं हो तो एजुकेशनल अटेनमेंट जो है वो भी दूसरा क्राइटेरिया है ह्यूमन डेवलपमेंट का, कि जितने भी लोग वहां पे हैं उनका मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज्ड अबव है। व्हाट द फक। एजुकेशनल अटेनमेंट का मतलब ये होगा कि वहाँ की लिटरेसी रेट क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है, तो उस हिसाब से वो डिसाइड होता है एजुकेशन अटेनमेंट। और तीसरा आता है तुम्हारा रियल पर कैपिटा इनकम। रियल पर कैपिटा इनकम से मतलब है कि वहाँ की जो एवरेज इनकम है उसको तुम कैसे डिफाइन करोगे। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा हमने पहले पढ़ चुका है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है। मुझे तो नींद आने लग गई। खत्म करो यार फटाफट, इसमें सेक्टर्स भी करना है मुझे। तो एजुकेशनल अटेनमेंट होगा, रियल पर कैपिटा इनकम भी तुम्हारे यही होगा। पर कैपिटा इनकम रेफर्स टू द एवरेज इनकम अर्न्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री। इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम इज कंसिडर्ड द ट्रू इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, थो इट हैज मेनी लिमिटेशंस। अब देखो, पर कैपिटा इनकम जो है उससे एक्चुअली पता चल जाती है कि एक देश का किस तरह से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ बाधाएं हैं। अब जरा मैं तुम्हें दोबारा से झुमरी तलैया का एग्जांपल देता हूँ। तो झुमरी तलैया में मैंने तुम्हें बताई थी कि 10,000 की वहाँ की वो है नेशनल इनकम, और वहाँ पे रह रहे 5 लोग, तो तुम उसको कर दोगे डिवाइड तो आ जाएगा 2,000। इसका मतलब वहाँ की पर कैपिटा इनकम 2,000 हो जानी चाहिए। इसका मतलब है कि वहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं वो हर साल 2,000 रुपए कमा रहे हैं, जबकि ये बाबू मोशा ऐसा तो है नहीं। तुमने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तो सुनी ही होगी पक्का। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में तुम्हारा क्या होता है कि हो सकता है कि वहां पे जो है एक बंदा 5,000 कमा रहा होगा, एक 1,500, एक 1,500, कितने 8,000 हो गए, एक 2,000, और फिर एक ठलवा बैठा है। तो क्या यहाँ पे तुम इक्वल देख सकते हो कि इक्वल तरह की इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है या फिर इनकम लिया जा रहा है? नहीं ना, एक के पास ज्यादा, एक के पास कम है, एक के पास तो है ही नहीं। उसी तरह से तुम अगर पर कैपिटा इनकम निकालने बैठ जाओगे तो जरूरी थोड़ी है कि हर एक आदमी जो है वो उतने ही पैसे कमा रहा होगा जितना उस पर कैलकुलेट करवा रखा है। तो ये जो है ये एक लिमिटेशन है पर कैपिटा इनकम की। चलो भाई साहब, अब ये जो तुम्हारा टेबल है इसमें दे रखा है, एनसीईआरटी में भी दे रखा होगा 100%। ये टेबल रट लो, मैं बता रहा हूँ ये टेबल रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम ये चीज जरूर ध्यान रख लो कि ये टेबल 100% एग्जाम में आएगा, कहीं ना कहीं से आएगा। मेरे से हर बार ही पूछा गया कि ऐसा कौन सा देश है इसमें जिसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंडिया से ज्यादा है। यहाँ पे दे रखा है नेपाल, और उसमें बांग्लादेश भी दे रखा होगा। तो फिर उसमें तुम्हारे एमसीक्यू में है, बेसिकली हर बार आता है ये, हर बार ही देखा है मैंने, प्री बोर्ड में ही देखा था, तो अब भी आएगा 100%।
तो अब आते हैं तुम्हारा जो है कि है तुम्हारे लास्ट से थोड़ा और पहले टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसी बात पे पानी पीते हैं। चलो भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट व्हिच इंश्योर्स दैट द रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड जुडिशियसली सो दैट करंट नीड्स आर टू बी फुलफिल्ड एंड इट डज नॉट हार्म आवर फ्यूचर जनरेशंस। सिंपल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ बुक में दे रखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट व्हिच एम्स एट मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस विदाउट हार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। तो कैसे हम कुछ कर पा रहे हैं? अजी घंटा सच्चाई यही है दोस्त। मैं अभी भी कितनी बार कोशिश करता हूँ, अगर मैंने कुछ भी चिप्स का रैपर या फिर बिस्किट का रैपर खाया है तो मैं उसे किसी पास के मोमोज के ठेले के पे जो डस्टबिन पड़ा होता है मैं वहां डालूं, लेकिन मोस्ट जो लोग हैं वो सड़क पे यूं ही डाल देते हैं, फिर नाली में डाल देते हैं। भाई गंदी बात है ये, बैड मैनर्स। अगर तुम्हारे पास रैपर है तो तुम कहीं पे जाके डस्टबिन मिले अच्छा खासा वहां डालो ना। अब बाकी वो उनके ऊपर है कि वो उसे कहाँ पे डंप कर रहे हैं, लेकिन तुम तो अपने यहाँ से क्लियर कर रहे हो। वो चीज वो चीज मैनर रखती है। तो फिर देखो, ये तो होगी मोरालिटी वाली बात, और ये था मुझे लग रहा था कि मैं बता दूं क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है स्प्रेड करना। शायद इतना बिलीव नहीं कर, तुम छोटा सा भी चेंज कर पा रहे हो तो मैं तो कह नहीं सकता कि उसमें कुछ बुराई बात है। छोटा सा चेंज ही सही, लेकिन तुम कुछ कर तो रहे हो। खैर छोड़ो, वो मुद्दे से भटक रहे हैं। अभी आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो बेसिकली तुम्हें पता है कि, अच्छा सुनो, एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ। पनीर की सब्जी बनी तुम्हारे यहाँ पे, हाँ पनीर की सब्जी, ओ ये तो देखो, हो सकता है कई लोगों को पनीर की सब्जी पसंद ना आए, लेकिन किसको पसंद नहीं आती है? ठीक है, तो पनीर की सब्जी, मेरा क्या हिसाब रहता है कि अगर पनीर की सब्जी बची रहती है, मान लो बनी है घर पे, ठीक है, तो मैं पहले खाऊंगा अच्छे से, जुडिशियसली, कंजर्वेटिवली खाऊंगा मैं उसे। रोटी ज्यादा पनीर कम खाऊंगा, रोटी ज्यादा खाऊंगा तो पेट भर जाएगा, पनीर भी बचेगा फ्यूचर यूज के लिए। देख रहे हो तुम यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो फिर जो तुम खाना बचाते हो जानबूझ के ताकि तुम उसे कल खा सको, क्योंकि कल किसने देखा है कल कौन सी सब्जी बनेगी। तो फिर उसी हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक नेशन का ऐसा होता है कि तुम रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करो कि जो अभी की पॉपुलेशन है, अभी की जो जनरेशन है, उसकी नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाए, और अगर तुम फ्यूचर में जो जनरेशन है उसके लिए भी कुछ खास ज्यादा रिसोर्सेज हार्म ना हो, और फिर वो भी अच्छा खासा अपनी लाइफ सस्टेन कर सके बिल्कुल स्मूथली और एफिशिएंटली। इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बस तुम एग्जाम में मलाई पनीर या कढ़ाई पनीर लेके मत आ जाना, नहीं तो फिर चप्पल मारेंगे तुम्हारे टीचर, अंडा दे देंगे वो अलग। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो समझ ही गए, बहुत छोटी सी चीज थी, हो गया ये तो। लेकिन अगर तुम्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना हो तो इसके फीचर्स क्या हैं? फीचर्स हैं इसके, एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब ये होगा कि अगर तुम मान लो पेड़ काट रहे हो, उससे बिल्डिंग बना रहे हो, या फिर मान लो कारपेंट्री कर रहे हो, फर्नीचर बना रहे हो, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम वहां पे दोबारा से पेड़ उगाओ। भले ही टाइम लगेगा, लेकिन ये जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर जो काम तुमने करा है तुमसे पहले और कोई कर चुके होंगे, क्योंकि पेड़ वहां पे ऐसी थोड़ी हुआ है, ऑल्दो कि वो है नेचुरल वेजिटेशन है, मानता हूं मैं, लेकिन तब भी किसी ना किसी तरह का तो एफर्ट डाला ही होगा। तो उसी तरह से तुम्हें भी मान लो अगर पेड़ काट दिया तो तुम्हें वहां पे उगाना पड़ेगा। देना ही लेना है, लेना ही देना है। देखो, हो सकता है कि तुम्हारे कुछ पल्ले ना पड़ रहा हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पल्ले पड़वाऊं खुद के भी और तुम्हारे भी। तो एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब ये होगा कि तुम रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करो कि तुम्हारा जो अभी ये जो जनरेशन है वो भी पूरी हो जाए, उसकी पूर्ति हो जाए, और जो बाद में है उसके लिए भी कुछ सामान बचा रहे हैं। एटलीस्ट जब वो पैदा हो, अरे भैया यहाँ तो पेड़ खत्म हो रखे, ऑक्सीजन मरी पड़ी है यहाँ पे, यहाँ तो ऐसे थोड़ी होगा, ये तो कर रहे नहीं चाह रहा कोई भी। ठीक है, इसे कहते हैं एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब अगर इसको हम बुक में पढ़ें, क्योंकि मैंने बता दिया, हो सकता है कि मैं गधा हूं और शायद मैं तुमको अच्छे से समझा नहीं पाया हूँ, तो मैं तुमको बुक से समझाऊंगा। तो इट सिंपली मीन्स दैट नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट शुड बी यूज्ड इन एन एफिशिएंट मैनर एज टू अचीव लॉन्ग टर्म नेट ऑब्जेक्टिव लाइक इंक्रीज इन इनकम
एंड एम्प्लॉयमेंट, अबॉलिशन ऑफ पॉवर्टी, इंप्रूवमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सेट्रा। इसका मतलब यह है कि नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट को इस तरह से यूज किया जाना चाहिए एक ऐसे मैनर में जिससे कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा पूरा हो सके। और लॉन्ग टर्म क्या है? सर्वाइवल। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारी पूरी हो जाए, जैसे कि इनकम में बढ़ोतरी, पॉवर्टी का एबॉलिशन, पॉवर्टी खत्म हो जाए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार आ जाए, तो उसको कहते हैं एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हो सकता है, आई होप कि तुम लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नो रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, यानी कि जो फ्यूचर जनरेशन है, तुमने कभी सोच के देखा कि संपत्ति क्यों बचा के रखते हैं? सोच के देखा कभी? ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उसके पास एटलीस्ट कुछ रहने को तो रहे। इस चीज के लिए एक अमीर बाप की औलाद के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। उसका बाप अमीर, ठीक है, अब वो हुआ दिमागदार, वो उसके खुराफाती चली सारे पैसे लगा दिए जुए में, या फिर हो सकता है कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दी, क्योंकि वही है, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद हमेशा से चलता आ रहा है। तो हो सकता है उसको परवरिश अच्छी दी गई हो, तो फिर वो क्या करेगा? अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करेगा, जितने भी इस पे एक्सपेंडिचर है उसको होल्ड करेगा और एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जहां पे उसका जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि मेरे जो फ्यूचर जनरेशन है वो सस्टेनेबली अच्छे से जी पाए एफिशिएंटली, तो उसको कहते हैं हम नो रिडक्शन इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अब यहाँ पे जैसे तुमको दे रखा है बुक में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एट मेकिंग यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट फॉर रेजिंग द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन सच अ वे एज नॉट टू ब्रिंग डाउन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी कि तुम रिसोर्सेज का इस तरह से यूज करो कि तुम्हारी जो अभी की जनरेशन है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए, लेकिन जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कॉम्प्रोमाइज ना करनी पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तीसरी चीज, नो इंक्रीज इन पॉल्यूशन। देखो ये बहुत ज्यादा, ये सीधी क्या चिंदी चीज है बताओ। ये पॉल्यूशन में बढ़ोतरी नहीं होगी, अगर पॉल्यूशन में बढ़ोतरी हो गई तो हमारी आने वाली जनरेशन सांस कैसे लेगी फिर? ये तो बहुत ज्यादा चिंदी चीज है। Sustainable development decries those activities which, in order to maintain existing high standard of living, prove detrimental to natural resources. अरे भैया इतने भारी शब्द। According to this concept, one should desist from undertaking such activities as increasing pollution and decreasing quality of life for the future generation. यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये चीज सिखाता है कि हमको इस तरह की एक्टिविटीज में पार्ट नहीं करना जिससे कि पोल्यूशन बढ़े और आगे जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाए, उनके पास जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाए। तो ये चीज, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेक श्योर करती है कि ये चीज ना हो। समझ आ गई बात? पेड़ क्यों बचा रहे हैं हम? फ्यूचर जनरेशन के लिए। अब फ्यूचर जनरेशन इतनी ज्यादा हराम नहीं, इतनी ज्यादा गधी है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अभी के बच्चे ही देख लो भाई साहब, मैं सच्ची बताऊं, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि 3 साल के होके भी टिकटॉक चला रहे हैं। पूरा हाथ नहीं आ रहा यार, तो टिकटॉक शॉर्ट चला रहे हैं, बताओ। ठीक है भाई यार, रे तो पढ़ाई पे ध्यान दो, उसका शॉर्ट्स देखो। एक चीज बताता हूं मैं, आज के जो माँ बाप है, मिलेनियल्स जो है बेसिकली, तो उनको ये लगता है कि अगर तुम उनके बच्चे को फोन थमा दोगे, एक्चुअली ये मिलेनियल्स की गलतफहमी नहीं है, आज के टाइम पे हर एक की गलतफहमी है। अगर तुम उनके हाथ में फोन थमा दोगे तो बच्चा रोएगा नहीं, जो कि सीधी सी चीज, और डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो किस प्राइस पे हो रहा है वो भी तो देखो। तो उसका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है यार, वो एक चीज पे टिक ही नहीं पा रहा है। आगे जो जनरेशन है, मैं बता रहा हूँ, आगे आने वाले 10-20 सालों में लोगों को अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए वीडियो दिखाना पड़ेगा। इस तरह का बॉम्बार्डमेंट होने वाला हमारे जनरेशन में कि माइनक्राफ्ट की वीडियो चल रही है, अनले में वो क्या कहते हैं तुम्हारा पार्कोर वाली, नो कॉपीराइट पार्कोर, उस पर तुम खिलाए जा रहे हो भैया, बॉम्बार्डमेंट हो रही है और बच्चा उसके बिना रह ना पाए। ऐसी जनरेशन के लिए हम अपने रिसोर्स बचा रहे हैं, लेकिन इससे हमें क्या फायदा? इसका हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम एक ऐसा तरीका ढूंढो जिससे कि जो बच्चे हैं वो, अबे यार एक सीधी सी चीज है, तुम्हें बच्चे खिलाने नहीं आते, मानता हूं मैं, मुझे भी नहीं आते हैं, लेकिन तुम कोशिश तो कर सकते हो। उसके हाथ में भी बेटा ले फोन ले चल भैया गेम में, हाँ फोन ले चल। ए यार ये बात होती है। चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना बस। अब इसका चौथा पॉइंट जो कि आखिरी पॉइंट है, डज नॉट लिमिट डेवलपमेंट।
जैसा हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उससे हेडिंग चीज समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि इसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो करंट जनरेशन की वो बढ़ती जा रही है, और जो आने वाली जनरेशन है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। टन टना उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर जो अभी की जनरेशन है उसके जो डेवलपमेंट है वो होती रहेगी और होनी भी चाहिए, वरना जो फ्यूचर जनरेशन है उसके पास थोड़ी ईज ऑफ एक्सेस तो मिलेगी ना, तब भी कैसे मिलेगी अगर तुम डेवलपमेंट ही नहीं करोगे तो सब ठप पड़ जाए। ठीक है, सब ठप पड़ जाए। उड़ती हुई गाड़ियां, फ्लाइंग कार्स, सालों से देखता आ रहा सपना, अभी तक पूरा नहीं हुआ, होगा भी नहीं। और मान लो तुमने सारे रिसोर्सेज ठप कर दिए, कहाँ से होगा? जैसे तुम अभी हो, आगे आने वाले 5 सालों में फिर से वही हो जाओगे। कोविड इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भाई साहब। कोविड में रिसोर्सेज जो थे वो तो थे ही नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ से ट्रैवल हो रहा? कहीं से, कहीं भी नहीं हो रहा। रिसोर्सेज सारे ठप पड़े हुए थे कोविड में। इसी वजह से हर एक कंट्री 5 साल पीछे चली गई। दिमाग लगा रहे हो तुम यहाँ पे, थोड़ा सा सोच के देखना। ठीक है, रिसोर्सेज यहाँ पे नहीं है, इस वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा। रिसोर्सेज यहाँ पे नहीं है, यूज में नहीं है, इसी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करता है कि जो अभी की जनरेशन है उसका डेवलपमेंट ना रुके बस, और जो फ्यूचर जनरेशन है उसको कॉम्प्रोमाइज ना करनी पड़े। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके 4 पॉइंट्स हो गए हैं। तो भैया इसी के साथ हम एक और चैप्टर खत्म करने जा रहे हैं, और इसका लास्ट पॉइंट है वो है बॉडी मास इंडेक्स। भाई चिंदी चीज है, मैं तुमको इसको 1 मिनट में समझा सकता हूँ। चलो जी, टाइमर करते हैं चालू। तो बॉडी मास इंडेक्स का मतलब होता है कि एक तरह से एक क्या कहते हैं, मेजरमेंट है, जिससे कि हम ये नापते हैं कि एक आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना होगा, वो कितना ज्यादा ओबीज है, कितना ज्यादा हेल्दी, कितना ज्यादा माल न्यूट्रिश्ड है। तो इसको हम कैसे नापेंगे? वेट ले लो केजी में, उसके अपॉन में डाल दो हाइट इंटू मीटर स्क्वायर। मान लो कि अगर तुम्हारी हाइट 170 है तो 170 को तुम उसका कर दो मीटर में, पहले 1.70 का कर दो तुम स्क्वायर, उसके ऊपर डालो तुम्हारी जो वेट है, इससे तुम्हारा निकल आएगा बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स से जो है ये पता चलती है कि एक आदमी कितना नरिश्ड है, या तो ज्यादा नरिश्ड है, खाते पीते घर का है, फिर माल नरिश्ड है, कतई सूखा हो रखा है, जिससे ये चीज पता चलती है। एनसीईआरटी के लास्ट पेज में पूरी तरह से दे रखा है मेल और फीमेल में इसमें कैसे डिस्टिंग्विश करा जा रहा है। तो बस, और इसको हमने कर दिया 1 मिनट में खत्म, शायद 1 मिनट से भी कम में कर दिया, मैं तो अलग से टाइमर लगा रखा था, पर कोई बात नहीं भैया। उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर पूरी तरह से समझ आया। मेरे तो आया भाई, तुम्हारा है उसका पता नहीं। अब मैं इसको बंद करने के बाद चालू करूंगा सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि ये दोनों चैप्टर मुझे आज ही आज निपटाने हैं। तुम्हें पता होगा पढ़ले टेंटीज अदर भैया ने कुछ दिनों पहले वो डाला था, क्या कहते हैं, एक पीडीएफ डाली थी। वैसे पीडीएफ तो मिल नहीं रही थी मुझे कहीं पे, तो फिर मैंने स्क्रीनशॉट ही ले लिया। तो फिर उस स्क्रीनशॉट के बेसिस पर मैं अपनी पढ़ाई करूंगा। तो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज, नॉट एक्चुअली दैट इज इट, एक्चुअली एक और चैप्टर आएगा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसको मैं पहले डाल लूँ, उसके बाद पूरा आएगा वो। ठीक है, तो ये हो जाए, उसके बाद मैं छोटा सा ब्रेक लूँगा। हो सकता है कि मैं इसी के साथ ही डाल दूँ, लेकिन मैं डालना तो नहीं चाह रहा। तो भैया ये थी तुम्हारी डेवलपमेंट। अब ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो जाएगी। इसके बाद मैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे दूसरी वीडियो बनाऊंगा। तो चलो भाई, मिलते हैं तुमसे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में। बाय बाय, दिस इज विनय श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।